हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज भी मैराथन क्लास है। और आज की क्लास में हम देखेंगे होम मैनेजमेंट को। होम मैनेजमेंट की मैराथन क्लास है आज की। तो आज हमें किन किन पॉइंट पर डिस्कस करना है, क्या क्या देखेंगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों से कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फीवर हुआ है मुझे, बट आज इसलिए वॉइस थोड़ी सी आपको कम आएगी। तो आप लोग वॉइस बढ़ा के देखिएगा, या फिर अगर ऐसे ही सही आ रही होगी तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक को देखने के लिए कि हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, आज क्या क्या कवर होगा आज के हमारे मैराथन की क्लास में। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा क्लास है, जो होम मैनेजमेंट का मैराथन है। इसमें हम देखेंगे नक्शा जो है भवन निर्माण में जब नक्शा बनाया जाता है तो नक्शा में कितने टाइप का नक्शा होता है और नक्शा किस डिज़ाइन का बनता है, क्यों बनाया जाता है, और जो टाइप हैं जो अभी हम देखेंगे यहाँ पे उसमें क्या क्या होता है, इन सारी बातों को हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हो मुझसे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोग अपने अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। ये आपका फ़र्ज़ बनता है ना। इतनी अच्छी क्लास मिल रही है आपको, आप सब लोग खुद ही बताते हो मुझे मैसेज करके कि मैम बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने अपने ग्रुप में अगर शेयर करोगे तो कितने सारे लोग आएंगे देखने वीडियो। अपना जो फैमिली है, सारा होम साइंस एजुकेशन का परिवार है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़े। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना काम आपको करना है। सो आप लोग ज़रूर करिए भाई, इतनी सी हेल्प तो कर सकते हैं ना आप लोग मेरी। सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के पास, ताकि ढेर सारे लोग आ सकें और क्लास को देख सकें। उनके लिए भी फ़ायदा होगा, आपके लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम नक्शे के टाइप को देखेंगे, इसमें क्या होता है इसको देखना है हमें। उसके बाद का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रसोई के प्रकार, टाइप ऑफ किचन को देखेंगे। किचन कितने टाइप का होता है, किस किचन को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबको पता है कि कितने टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख के ही पता लगा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा पर्दे के प्रकार को देखेंगे। ड्रेपरी क्या होता है, कार्टेक्स क्या है, सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे कि किसको क्या नाम से जानते हैं और कहाँ पर यूज होता है और क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, किस अवस्था में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा धन रहता है हमारे पास, किस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, किसमें बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमसे जुड़े, ताकि हमारा जो फैमिली है सारा होम साइंस एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ सके, थोड़ा सा ग्रो कर सके। तो आप लोगों के हाथ में है ये, आप लोग देखती हूँ कितना आगे बढ़ाना चाहते हो, कितने लोगों के पास शेयर करते हो। अगर एक लोग जो हो, जितने भी लोग हैं अभी स्टूडेंट जो भी मेरे से जुड़े हैं, अगर वो 10 लोगों को शेयर करते हैं तो कितनी लंबी फैमिली हो जाएगी अपनी। तो आपके हाथ में है, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ये तो आप लोग ही जानो भाई। आगे बढ़ते हैं, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और क्या चाहिए मुझे, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी क्लास देने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो शायद मैं इससे भी अच्छी क्लास देने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके हाथ में है। बात करते हैं, पहला नक्शे की बात करेंगे। नक्शे से हमारा स्टार्ट होगा मैप से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।
नक्शा हमें देखना, और थोड़ी सी स्लो चलेगी आज क्लास क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है आप सब लोगों को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज मुझे प्रॉब्लम है, फिर भी मैं यहाँ पे क्लास दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं। नक्शा जो है, आपसे पूछा जाए कि जो नक्शा है, नक्शा क्या है, तो आपको क्या बताना है, किसी भी गृहिणी के मस्तिष्क की रूपरेखा है, प्रिंट आउट है, मतलब कि वो क्या चाहती है, किस टाइप से कल्पना करती है अपना घर बनाने की, वही क्या है, वही नक्शा। और नक्शे का अगर डिज़ाइन पूछा जाए कि नक्शा किस डिज़ाइन का बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या बताना है, नक्शे का डिज़ाइन जो बनता है, डिज़ाइन जो बनता है वो कैसा होता है, ज्योमितीय आकार का, ज्योमितीय आकार का होता है। और आपको पता है ज्योमितीय आकार में क्या होता है, रेखा और रेखा को मिलाकर डिज़ाइन बनाया जाता है। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन बनेगा वो रेखा और रेखा से मिलकर ही बनेगा। यहाँ पे जो गोलाई दी जाती है ये वाला काम नहीं होता, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को हम ज्योमितीय डिज़ाइन कहते हैं। तो आपको बताना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नक्शा किस डिज़ाइन का होता है, तो आपको बताना है ज्योमितीय डिज़ाइन का होता है। अब हम बात करते हैं नक्शे के प्रकार को। बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा रिवीजन हो रहा है ना, हमारा रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन क्लास कैसे होता है उस टाइप से हम क्लास को देखेंगे। यहाँ पे बात करना है हमें नक्शे के टाइप को। पहला तो हम देखेंगे साइड प्लान, जिसे हम भूखंड योजना कहते हैं, साइड प्लान जिसे भूखंड योजना कहा जाता है। ये पहला है। दूसरा हमें जो देखना है वो क्या देखना है, फ्लोर प्लान देखना है, हमें फ्लोर प्लान देखना है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धरातल योजना कहते हैं। ये टाइप है आपके। उसके बाद देखना है क्रॉस सेक्शनल प्लान, जिसे विभाजित खंड योजना कहते हैं। तीसरा है विभाजित खंड योजना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्रॉस सेक्शनल प्लान कहते हैं, इसे क्रॉस सेक्शनल प्लान कहते हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट जो आपको देखना है, बाह्य योजना देखना है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एलिवेशन प्लान। और पांचवा जो पॉइंट आपको देखना है, पांचवा पॉइंट देखना है आपको यहाँ पे त्रिविमीय योजना। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से और यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको करा रही हूँ। और छठवां नंबर जो लास्ट का है वो है उद्यान योजना। इतनी योजनाओं को आपको देखना है। ये क्या है, ये है नक्शे की डिज़ाइन। जब आप घर बनवाते हो तो घर बनाने के लिए कितने टाइप का नक्शा बनाया जाता है वो बताया गया है इसमें। तो नक्शे के अगर प्रकार को पूछा जाए आपसे कि नक्शे का जो प्रकार होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है 6 प्रकार का नक्शा होता है। नाम अगर करेक्ट निशान लगाने के लिए पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो क्या बताओगे। पहला है साइड प्लान जिसे भूखंड प्लान कहते हैं, दूसरा है फ्लोर प्लान धरातल योजना, तीसरा है क्रॉस सेक्शनल विभाजित खंड योजना, चौथा है बाह्य योजना, पांचवा है त्रिविमीय योजना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, तो इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। अगला है उद्यान योजना। बात करते हैं हम साइड जो प्लान होता है भूखंड प्लान, बस इतने में लिख के ही मैं आपको समझा दूंगी। अभी जो फिगर वगैरह बताना होगा उसको भी मैं बता के समझाती चलूंगी। बस आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो साइड प्लान भूखंड योजना होता है इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं आप, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, जो साइड प्लान या भूखंड योजना इसमें क्या करते हैं, जब आप प्लॉट लेने जाते हो, प्लॉट खरीदने जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, अपनी जो ज़मीन लेने जाते हो आप इसके आसपास की क्या देखते हो, सुविधाओं को देखते हो ना, इसकी सुविधा को देखते हो, इसके आसपास की सुविधाओं को देखते हो कि जो साइड प्लान है भूखंड योजना उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ पे मार्केट, अस्पताल, स्कूल, बैंक ये सब पास में है कि नहीं, पानी बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, नालियाँ वगैरह जाने की व्यवस्था है कि नहीं, यातायात के साधन है कि नहीं, ये सारी व्यवस्था आप किस में देखते हो, साइड प्लान में। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, पहला तो बैंक देखते हो, स्कूल देखते हो, बाजार देखते हो, यहाँ पे नाली देखते हो, आप वातावरण यहाँ का देखते हो, आसपास के लोग कैसे हैं, बिजली देखते हो,
पानी देखते हो, इन सारी सुविधाओं को देखते हो ना आप। जब आप अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ज़मीन लेने जाते हो तब वहाँ पे आप ये सारी सुविधाओं को पहले देखते हो, तब जाकर आप लेते हो कि आपके अकॉर्डिंग अगर सारी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे ज़मीन लेकर अपना घर बनवाते हो। यही क्या है, यही है आपका साइट प्लान या भूखंड योजना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइट प्लान या भूखंड योजना में होता क्या है, तो आपको बताना है कि साइट प्लान या भूखंड योजना जो है हम आसपास की सुविधाओं को देखते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, स्कूल हो गया, आपका मार्केट हो गया, अस्पताल हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाओं को आप देखते हो। वहाँ के आस पड़ोसी को देखते हो कि वहाँ के पड़ोसी लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं अच्छे, मतलब उनके रहन सहन कैसा है, सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो। यही आपका कहलाता है साइट प्लान। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला प्लान है आपका फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान क्या होता है, धरातल योजना। धरातल योजना में क्या किया जाता है, धरातल योजना में ये होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि आपका घर कितने फ्लोर का है, 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का। अगर आपका घर 3rd फ्लोर का बना हुआ है, 3 मंजिला बना हुआ है, तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर है, यहाँ पे मान लो आपका किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये आपका हो गया बेड का, ये हो गया कुछ और हो गया, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, ये सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्लोर प्लान है यही देखा जाता है कि जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर पे सारी सुविधाएं हैं, कहाँ पे क्या बना है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे लेटरिन बाथरूम, रहने का, सोने का, कहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है, वही चीज़ यहाँ पे भी देखी जाएगी कि कैसी व्यवस्था ऊपर है। उसके बाद यही व्यवस्था आपकी 3rd फ्लोर पर भी देखी जाएगी कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है। तो आपको बताना है कि जो फ्लोर प्लान है, इसमें फ्लोर प्लान पे देखा जाता है कि आपकी व्यवस्थाएँ कैसी हैं, रहने का, खाने का, किचन बाथरूम, ये सारी व्यवस्था कहाँ पे कैसे बना है, और उसके बाद ऊपर वाले में कैसे बना, फिर ऊपर वाले में कैसे बना, यही होता है आपका फ्लोर प्लान। फ्लोर टू फ्लोर आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अगला है जो क्रॉस सेक्शनल प्लान। क्रॉस सेक्शनल प्लान में क्या होता है, जिसे हम विभाजित खंड योजना कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल प्लान में क्या होता है, आंतरिक संरचना को दिखाता है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। जो क्रॉस सेक्शनल विभाजित खंड योजना है, ये क्या होता है, ये आंतरिक चीज़ों को दिखाता है, आंतरिक चीज़ों को दिखाता, आंतरिक संरचना को दिखाता। आंतरिक संरचना से क्या मतलब है, मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को समझा रही हूँ, आपके माइंड में सेट कर रही हूँ चीज़ें, ताकि आप भूलो ना। और चीज़ें तो आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी, बट एकदम अच्छे से आसान लैंग्वेज में अगर आप चीज़ों को समझते हो तो मुझे लगता है कि सुनकर ही आपकी चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि आप इसका रिविज़न कर चुके हो, आप इसको पढ़ चुके हो, और एक बार नहीं आपने कई बार पढ़ा होगा इसको। तो आज जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। क्लियर के साथ साथ आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि उसमें क्या होता था, साइड प्लान में क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल प्लान में क्या होता है, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी। तो आपको यहाँ पे बात करना है जो क्रॉस सेक्शनल प्लान है, जिसे आप विभाजित खंड योजना कहते हो, इसमें आपको बताना है कि इसमें आंतरिक संरचना को देखा जाता है। आंतरिक संरचना से क्या मतलब है, कितनी मोटी दीवार बनी है, उसमें कौन से ईंट का यूज किया गया, कौन से सीमेंट का यूज किया गया है, कितनी मात्रा में यूज किया गया है, ये सारी चीज़ें किसमें दिखाई जाती हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लान में विभाजित खंड योजना में देखी जाती हैं। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। सो आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। प्लीज़ अपना जो फैमिली है सारा होम साइंस एजुकेशन, इसे बहुत आगे तक ले जाना है। मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, अगर आपका सपोर्ट मिला तो ज़रूर करूँगी, और मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ में दे सकूं, ताकि आपका जो तैयारी है ताकि वो बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी, आप लोग बहुत आगे जाओ। ओके, तो आप इतना काम करना ज़रूर से ज़रूर। बात करते हैं अगला जो है बाह्य योजना है। बाह्य योजना में क्या होता है, बाह्य योजना में क्या होता है, तो आपको बताना है बाहर से बनने के बाद घर कैसा लगता है। बाह्य योजना आपको अगर याद करना हो तो आपको एक चीज़ लर्न कर लेना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये भी कमेंट आता है कि मैम अच्छे से सारी चीज़ें दिखती नहीं। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं।
हाँ जी, सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग चाहते हैं कि सारा होम साइंस एजुकेशन जो है वो बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक जाए, बहुत अच्छा नाम कमाए। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। तो बात करते हैं बाह्य योजना, हम बात कर रहे थे जिसे हम एलिवेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, एलिवेशन सिस्टम में आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये क्या होता है, मॉडल होता है। किसी भी चीज़ का मॉडल जो होता है वो बाह्य संरचना को दिखाता है, आंतरिक संरचना को, सारी चीज़ों को दिखाता है ये कि इसमें है क्या, इसमें हम अभी क्या चेंज कर सकते हैं। मॉडल इसीलिए बनाया जाता है कि ना दिखाया जाता है कि क्या ये परफेक्ट है, किस इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है, बाह्य योजना। बाह्य योजना में क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि घर की जो संरचना बनी है ये बाहर से देखने में कैसी लग रही है, क्या हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें अलग से कुछ हम ऐड कर सकते हैं, यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो जो मॉडल है बाह्य योजना होता है, इसमें यही होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी ऐसी योजना है, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या फिर उसे सुधार सकते हैं, यहाँ पे सुधार नेम भी आपको लर्न करना पड़ेगा। किस में हम सुधार किया जा सकता है, किस योजना के अंतर्गत, तो आपको बताना है बाह्य योजना के अंतर्गत, क्योंकि ये एक तरह का मॉडल होता है। मॉडल बना के चीज़ों को देखा जाता है क्या सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, क्या हम और कुछ यूज कर सकते हैं या कुछ सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्या है, उद्यान योजना। उद्यान योजना में क्या होता है, उद्यान योजना में क्या होता है, सॉरी पहले हम देखेंगे त्रिविमीय योजना। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। अब 2 पॉइंट और बाकी रह गए हैं, ये 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। त्रिविमीय योजना में क्या होता है, इसमें यह दिखाते हैं कि जो घर की लंबाई है, घर की चौड़ाई, घर की गहराई दिखाया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है, त्रिविमीय योजना में क्या दिखाया जाता है, घर की लंबाई को दिखाया जाता है, घर की चौड़ाई को दिखाया जाता है, घर की गहराई को दिखाया जाता है। गहराई ऑन द सेंस क्या होता है कि आपका घर ज़्यादा गहरा तो नहीं है, क्या रोड से आपका घर गहरा तो नहीं है, या फिर रोड के लेवल में है कि नहीं, सारी चीज़ें दिखाई जाती। त्रिविमीय योजना मतलब तीनों साइड से, ऊपर से देखने में, नीचे से देखने में, सामने से देखने में, पीछे से देखने में आपका घर कैसा दिख रहा है, उसकी लंबाई सही है, उसकी चौड़ाई सही है, उसकी गहराई सही है, ज़्यादा गहरा तो नहीं है, ज़्यादा लंबा है या फिर ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। उसी को आप क्या कहते हैं, त्रिविमीय योजना कहते हैं। ये क्या होता है, ये इसे ब्लूप्रिंट या छाया चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। इसे किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो आपको बताना है, इसे ब्लूप्रिंट या फिर छाया चित्र के द्वारा छायाचित्र के द्वारा इसे दिखाया जाता है, जो है त्रिविमीय योजना। मैं आज ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है वॉइस वॉल्यूम को बढ़ाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो फिर अगर अच्छे से वॉइस आ रही होगी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आना चाहिए बस। उद्यान योजना क्या है, उद्यान योजना में आपको ये बताना है कि जो उद्यान योजना है इसमें उद्यान की व्यवस्था को देखी जाती है। उद्यान योजना 3 टाइप का होता है ना, एक तो ये है आपका, मान लो ये है आपका प्लॉट, एक ये प्लॉट बना ले रहे हैं हम, एक प्लॉट और बना लेते हैं, एक ये बना ले रहे हैं। ये मान लो कि ये क्या है, आपका प्लॉट है। अब आप यहाँ पे उद्यान का जो है, जो खाली स्थान है, स्पेस है, वो छोड़ना कहाँ पे चाहते हो, चीज़ों को आप कहाँ पे हरियाली देना चाहते हो, कहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, तो इसमें क्या बताना है, एक तो आपका है यहाँ पे आप खाली स्थान छोड़ सकते हो, यहाँ पे क्या छोड़ सकते हो, खाली स्थान छोड़ सकते हो, और यहाँ पे चीज़ों को आप बना सकते हो। पहला प्लान तो ये हो गया, और जो दूसरा है इसको बीचों बीच कर सकते हैं, साइड से आप अपने घर का रूम का निर्माण करा ले रहे, बना ले रहे, और बीच में आप खाली स्थान छोड़ दे रहे हैं। बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, गार्डन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप अपने घर के अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जो दूसरा है ये क्या होता है, यहाँ पे आप खाली स्थान छोड़ सकते हो। उद्यान
योजना मतलब होता है कि आप अपने घर में स्पेस कहाँ पे देना चाहते हो, आगे देना चाहते हो, पीछे देना चाहते हो, बीच में देना चाहते हो, और वो उस स्पेस में आप क्या यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस स्पेस में आप यहाँ पे उद्यान लगाना चाहते हो, गार्डन वगैरह, यहाँ पे आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। उसी तरह से ये भी है कि आप बीच में अपना खाली स्थान अपने घर के बीचों बीच देना चाहते हो, किनारे किनारे से आप घर बनवा ले रहे हो, रूम वगैरह बनवा ले रहे हो, बीच में खाली स्थान छोड़ दे रहे हो, बीच में उसका यूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस टाइप से करना चाहते हैं। तो उद्यान योजना से आज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उद्यान योजना यही है कि जो खाली स्थान है, हम अपने घर जो बनवा रहे हैं वहाँ पर खाली स्थान हम कहाँ पे छोड़ रहे हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये पहला जो पॉइंट हुआ हमारा कंप्लीट हुआ, पहला पॉइंट हुआ कंप्लीट। आप लोग बताइएगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को यहाँ से। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है रसोई घर, टाइप ऑफ किचन को हम देखेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ कर्टेन देखेंगे, हम पर्दे के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगला पॉइंट हम देखेंगे रसोई घर। ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भूखंड योजना है, जो मैप है, नक्शा है घर का, वो कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे रसोई घर को, टाइप ऑफ किचन देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम यू आकार की रसोई। यू आकार की जो रसोई होती है इसे और किस नेम से जाना जाता है, ये है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो ढेर सारे नाम दे दिए जाते हैं ना, किसी पार्ट के आप लोगों ने देखे होंगे इतने ज़्यादा नेम दे दिए जाते हैं, और जो नेम होते हैं वो अजीब होते हैं, हमें याद ही नहीं होते। अगर हम 100 बार उसको देखते हैं तब भी वो हमारे माइंड में सेट नहीं होते। उसे हमें कहानी बनाकर, कविता बनाकर, या तो फिर किसी और के नाम पे उस नाम को रखकर ऐसे कुछ ट्रिक बनाकर हमें याद करने पड़ते हैं। तो क्या करें भाई, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से हम लर्न करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आ जाते हैं, हम देखते हैं यू आकार की रसोई क्या होती है। यू आकार की रसोई को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो ये देख लीजिए। इसे हम आदर्श रसोई कहते हैं, आदर्श रसोई कहते हैं। 3 दीवार वाली रसोई, तीन दीवार वाली रसोई इसे कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, हॉर्स शू किचन कहते हैं, हॉर्स शू किचन। और इसे क्या कहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं फिर से, जो आपकी यू आकार की रसोई है इसे किस किस नाम से जाना जाता है। आदर्श रसोई के नाम से, 3 दीवार वाली रसोई। यू आकार रसोई कैसी होती है, यही तो है ना यू आकार रसोई, तो 1 दीवार, 2 दीवार और 3 दीवार, इसे 3 दीवार वाली रसोई हॉर्स शू किचन भी कहते हैं। 3 नेम है इसके। अब यहाँ पे हम तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 दीवार वाली रसोई कौन सी है, हॉर्स शू किचन में क्या होता है, कितने दीवार का यूज होता है, या किसे कहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आदर्श रसोई किसे कहते हैं, तो आपको बताना है यू आकार की रसोई को। हॉर्स शू किचन रसोई किसे कहते हैं, यू आकार की किचन को कहते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसे आदर्श रसोई किसने कहा है, इसे आदर्श रसोई किसने कहा है, तो एनल तथा क्रेज ने इसे आदर्श रसोई कहा है। किसने कहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है एंगल तथा क्रेज ने, एनल तथा क्रेज ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है आदर्श रसोई। और इसे सबसे उपयुक्त किसने कहा है, सर्वश्रेष्ठ रसोई किसने कहा है, ये सर्वश्रेष्ठ रसोई भी है। सर्वश्रेष्ठ रसोई इसे किसने कहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसे सर्वश्रेष्ठ रसोई मुंडल ने कहा है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं।
ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं यहाँ से। यू आकार की रसोई से, यू आकार की रसोई को आदर्श रसोई कहते हैं, 3 दीवार वाली हॉर्स किचन कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रसोई भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ रसोई से मुंडेल ने कहा है, आदर्श रसोई से एनल तथा क्रेज ने कहा है, आदर्श रसोई से एगन तथा क्रेज ने कहा है। अब हम देखते हैं कि जो यू आकार की रसोई होती है उसमें कहाँ पे क्या होता है। तो ये होगी आपकी यू आकार की रसोई, ऐसी होती है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये बीचों बीच मान लो ये आपके तैयारी करने का सामान, ये सामान रखने का हो गया। यहाँ पे आप तैयारी कर रही हैं, यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, खाना वगैरह बना रही। ये गैस हो गई, यहाँ पे आप खाना वगैरह बना रही है। तो यही क्या है, यही है आपका यू आकार की रसोई, इसे कहते हैं। इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब आगे पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे नेम पूछा जाता है कि कितने प्रकार की रसोई होती हैं और उन रसोई में किन किन रसोई को और किस नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। इसके बाद आप पर्दे के प्रकार को देखेंगे। एल आकार की रसोई, एल आकार की रसोई में क्या होता है, एल आकार ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, 2 साथ की दीवारों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 साथ की दीवारों को, 2 साथ की दीवार को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रसोई घर को बनाने में 2 साथ की दीवारों को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, एल आकार की रसोई में ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का तथा इसमें क्या होता है, एक साथ मिला दिया जाता है। भोजन बनाने का स्थान इसके अपोजिट होता है। और इसे किसने कहा है, इसे सर्वश्रेष्ठ किचन किसने कहा, अमेरिका की किचन स्टडी संस्था ने इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो अमेरिका की किचन स्टडी ने इसे क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ कहा है। अमेरिकन की किचन स्टडी ने किस किचन को सर्वश्रेष्ठ कहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका की जो किचन स्टडी है इन्होंने किस किचन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो आपको क्या बताना है, एल आकार की रसोई को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है। जो एल आकार की रसोई होती है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस रसोई घर में कम जगह लगता है बनाने में, तो आपको क्या बताना है, एल आकार की रसोई जो है इसमें कम स्थान लगता है बनाने में। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें तैयार करने का हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप खाना बनाकर रखने का स्थान बना लेते हैं। यही क्या होता है, कम स्थान लगता है इसको बनाने में। और क्या होता है, ये सुविधाजनक भी होती है, कम स्थान भी लगता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें कम स्थान लगता है और ये सुविधाजनक भी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला इसका टाइप देखेंगे हम। अगला प्रकार क्या है, 2 दीवार वाली रसोई। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, 2 दीवार वाली रसोई। दो दीवार वाली रसोई क्या होती है, 2 दीवार आमने सामने होती है और दरवाज़ा लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, 2 दीवार वाली जो रसोई होती है, एक दीवार ये हो गया और एक दीवार ये हो गया, इसी को 2 दीवार वाली रसोई कहते हैं। और यहाँ पे भी इधर भी गेट लगा हुआ होता है और इधर भी गेट लगा हुआ होता है। 2 दीवार वाली रसोई में आपको क्या बताना है, 2 दीवार होते हैं, 2 दीवार होती हैं और इसमें क्या होता है, दोनों साइड दरवाज़ा लगा हुआ होता है, दोनों साइड दरवाज़ा लगा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रसोई घर में दोनों साइड दरवाज़ा लगा हुआ होता है, आमने और सामने दोनों साइड, ये देख रहे हो इधर भी दरवाज़ा रहेगा इधर भी दरवाज़ा। आपसे पूछा जाए कि कौन सी रसोई में दोनों साइड दरवाज़ा लगा हुआ होता है, आपको बताना है 2 दीवार वाली रसोई में। कौन सी रसोई में आमने और सामने दरवाज़ा लगा हुआ होता है, ये भी पूछा जा सकता है, आमने और सामने दरवाज़ा लगा हुआ होता है। तो आप तो भी आपको क्या बताना है, 2 दीवार वाली रसोई को बताना है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए आपके।
और इसमें भी क्या होता है, कम जगह की ज़रूरत होती है। इसमें भी क्या होता है, कम जगह की ज़रूरत होती है। यहाँ जो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जैसे आपसे क्या पूछा जाता है, जो ऑपरेशन चार्ट होता है उसमें आपको क्या पता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा चार्ट है जिसमें दोनों हाथों की गति अलग अलग से मापी जाती है या अलग अलग से प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको वहाँ पे बताना था ऑपरेशन चार्ट। ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रसोई में आमने सामने दरवाज़ा लगा हुआ होता है, तो आपको बताना है 2 दीवार वाली रसोई में, और ये कम जगह भी लेता है और अच्छा भी होता है, सुविधाजनक भी होता है। अगला हम देखेंगे 1 दीवार वाली रसोई क्या होती है। ये सारी चीज़ें रिवीजन में देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें जाके, ताकि जो आपके माइंड में चीज़ें आउट हो गई हैं ना माइंड से, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर से आ जाए। अगला हम देखेंगे 1 दीवार वाली रसोई। एक दीवार वाली रसोई में क्या होता है, ये हो गया ना, एक ही दीवार रहेगा और इसका प्रचलन ज़्यादा है अपने यहाँ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रचलन इसी का है। एक दीवार बन जाता है, उस पे सारी चीज़ें, सिंक वगैरह, खाना रखने की जगह, उसी पे गैस रखने की जगह, सारी चीज़ें उसी पे बनी रहती है ना। तो ये जो है अपने यहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा रसोई यही यूज होती है। इसकी रैक की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो होता है, जो रैक लगा होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, रीज़न है इसका, क्योंकि एक ही है, एक ही रैक लगा है, तो उस पर खाना रखने का भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके तैयारी करने का सामान हो गया, यहाँ पे आपके खाना बनाने का, और इधर क्या हो गया, आपका सिंक हो गया, बर्तन वगैरह धुलने का, और यहीं पे आप ऊपर बनवा लेते हो बर्तन लटकाने का, बर्तन रखने का, सामान रखने का, सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई होती हैं। सबसे कम जगह जो जिसमें लगती है वो है आपकी 1 दीवार वाली। सबसे कम जगह इसमें लगती है। सबसे कम जगह किसमें लगती है, तो आपको बताना है 1 दीवार वाली रसोई में। और ये तभी बनाई जाती है जब स्थान का अभाव हो, इसमें चौड़ाई नहीं दी जाती है। इसमें क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या होता है, चौड़ाई कम रहती है। और इसका यूज कब किया जाता है, जब स्थान कम हो तब इस प्रकार की रसोई का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये भी क्लियर होगी। एक रसोई वाली, 1 दीवार वाली जो रसोई होती है उसमें इसकी रैक की जो लंबाई होती है ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, चौड़ाई कम दी जाती है और सबसे कम जगह इसमें लगती है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, द्वीप रसोई देखेंगे। द्वीप रसोई क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं। तो ये क्या है, पहली बात तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपने इस टाइप का रसोई देखा होगा ना, आजकल तो सब सीरियल खूब देख रहे हो, तो उसमें आपने इस टाइप का रसोई देखा होगा ना। यहाँ पे बीच में यहाँ पे रखा रहता है सामान, यहाँ पे सामान रखता है, यहाँ किचन, यहाँ पे चीज़ों को हम रखते हैं। तो बीच में ये पूरा रूम हो गया, यहाँ बीच में रसोई का काम किया जाता है, मतलब बीच में खाना बनाने का काम किया जाता है। ये क्या होता है, यह विकलांग लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो दीप रसोई है ये किसके लिए सबसे अच्छा होता है, तो विकलांग लोगों के लिए सबसे अच्छा है। विकलांग लोगों के लिए सबसे अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है। ये जो रसोई होती है ना, इसको किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है, किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है सुविधा अनुसार। जिस तरफ जो विकलांग लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो इसमें जो है, जो द्वीप रसोई है उसमें क्या होता है, रसोई को किसी भी साइड घुमाया जा सकता है और कार्य को किया जाता है। जो कि अपने जो नॉर्मल रसोई होती है वो जहाँ पे फिक्स होती है वहीं पे होती है। किचन को, गैस को आप इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब चीज़ों को उठा कर भले आप कर सकते हो बट घुमा कर नहीं कर सकते हो। और जो इसमें होती है ना, ये चीज़ जो बीच की, ये घूमती रहती है, मतलब घूमने का लगा हुआ होता है, उसमें घुमा कर चीज़ों को आप ले सकते हो, जहाँ पे चाहे आप वहाँ पे काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, और एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये विद्युत चलित होता है, ये विद्युत चलित होता है, तभी तो ये घूमता है। ये विद्युत से इलेक्ट्रिक होता है, ये मतलब इसमें लाइट द्वारा ये चलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति कम लगती है, इसमें समय कम लगता है, समय भी कम लगता है और सुविधा ज़्यादा होती है। शक्ति कम, समय कम, सुविधा बहुत ज़्यादा होती है।
तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रसोई है जिसे हम जिस साइड चाहें उसी साइड मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो आपको बताना है दीप रसोई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रसोई है जो विकलांग लोगों के लिए बनी है, दीप रसोई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रसोई है जो विद्युत चलित होती है, तो आपको बताना है दीप रसोई। कौन सी ऐसी रसोई है जिसमें समय कम लगता है, सुविधा ज़्यादा होती है और शक्ति कम लगती है, तो आपको बताना है दीप रसोई। सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला इसका टॉपिक देखेंगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन नहीं अगला प्रकार, पेनिनसुला रसोई। पेनिनसुला रसोई ये क्या होता है? जो पेनिनसुला रसोई है वो यू आकार से मिलती जुलती रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रसोई है जो यू आकार से मिलती जुलती रहती है, तो आपको बताना है पेनिनसुला। ये क्या है? यू आकार से मिलती है, यू आकार से मिलती जुलती रसोई है और इसमें जो सुविधाएं द्वीप रसोई में होती है उससे भी ज़्यादा सुविधा होती है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी आपने द्वीप रसोई पढ़ा ना, द्वीप रसोई से ज़्यादा सुविधा होती है इसमें। एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, देखना आपके एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा बढ़िया है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हो हैं, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा आप लोग। देख रहे हैं आप, पूरा इंक मेरे हाथ में लग गया, कोई बात नहीं। पेनिनसुला रसोई को हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये यू आकार से मिलती जुलती है और इस जो द्वीप रसोई आपने देखा उससे भी ज़्यादा सुविधा इसमें होती है, और इसमें एक दीवार भोजन कक्ष की बन जाती है और इसे प्रायद्वीप रसोई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रायद्वीप रसोई भी कहते हैं, इसे प्रायद्वीप रसोई भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए यू आकार रसोई ना, इसमें एक दीवार ऐसे बन जाती है जो क्या होती है? ये भोजन कक्ष की साइड जाती है, भोजन कक्ष के लिए हो जाता है। यह भी हाई टेक्नोलॉजी का है, इसमें भी क्या होता है? ये भी विद्युत चलित होती है। ये क्या है? ये भी विद्युत चलित होती है, ये भी हाई टेक्नोलॉजी की है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पेनिनसुला रसोई यू आकार से मिलती जुलती है, बट एक इसमें दीवार और हो जाती है जो भोजन कक्ष की साइड लेके जाती है। ये मिलती जुलती किससे है? यू आकार से, बट इसमें जो सुविधाएं होती हैं वो किससे ज़्यादा होती हैं? दीप रसोई से ज़्यादा। और इसे किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप नाम से जानते हैं इसे, प्रायद्वीप रसोई से। और ये भी विद्युत चलित होती है, हाई टेक्नोलॉजी की होती है। अगला हम देखेंगे तारक रसोई। अगला पॉइंट देखना है तारक रसोई। तारक रसोई कैसे होती है? जो इस प्रकार की जो रसोई होती है तारे के आकार की, उसे हम क्या कहते हैं? तारक रसोई। ये तारे के आकार की रसोई होती है, इसे तारक रसोई कहते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत जगह इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा मान लो आपकी जगह है जहाँ पे आपका रसोई बनाना है, तो जो इसमें रसोई बनेगा ना वो इस टाइप का रसोई बनेगा, तो आपकी जो जगह होगी वो बहुत ज़्यादा जगह ख़राब होती है। अभी जो ये जगह है ये यूज नहीं हो सकती, फिर एकदम किनारे वाली जगह नहीं यूज हो सकती, इधर वाली। तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा जगह अगर किसी में वेस्ट होता है तो वो कौन सी रसोई है? तारक रसोई। इसमें स्थान बहुत ज़्यादा खराब होता है, स्थान खराब होता है, मतलब हम पूरे रसोई को यूज नहीं कर सकते। इसमें गृहिणी को मूव बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और इसमें जो गृहिणी है गृहिणी को मूव भी खूब करना पड़ता, मतलब चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे चलना पड़ेगा? अब आपने कोई सामान यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ मान लो इस साइड आप खाना
बना रही हैं। अब आप यहाँ से उठ के आएंगी, यहाँ पे यहाँ कुछ रखा है तो यहाँ से चल के यहाँ पे इधर कुछ रखा है तो इधर इधर, मतलब बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है किसी भी गृहिणी को, और इसमें जो है स्थान भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। भाई ऐसी चीज़ों का हम यूज ही क्यों करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, जिसका हम यूज ही ना कर पाएँ, जिसको यूज करने से हम परेशान हो, तो उसका यूज करना ही छोड़ दे तो सबसे बढ़िया काम है ना। तो वही देख रहे हैं आप। अब इसका यूज क्या होता है, नहीं होता, प्रायः इसका प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका रीज़न है क्योंकि इसमें स्थान भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और गृहिणी को मूव भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और गृहिणी वैसे भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम खाना बनाने में लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम किचन में लगता है। मुझे लगता है अगर किसी भी गृहिणी के पास, जो एक हाउसवाइफ है, अगर उसके पास दिन के 5 घंटे हैं उसके पास, तो मुझे लगता है कि 3 घंटे तो उसे किचन में लगते ही लगते हैं। किचन का काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा काम होता है। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा काम होता है किचन का, और इतना ज़्यादा काम होता है। उसके ऊपर से अगर कोई गृहिणी इतना ज़्यादा उसे एक सामान लेना हो, तो मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो आप नीचे वाले सबसे फर्स्ट फ्लोर पर आप खाना बना रही हैं, आपका किचन है, और सेकेंड फ्लोर पर सामान रखना है, तो उसी हिसाब से होगा। जैसे आप खाना कहीं और बना रही हैं, भोजन कहीं और बना रही हैं, आपको कुछ सामान लेना हो, आप सेकंड फ्लोर में जाए, तो यही रीज़न यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ पे खाना बना रही हैं तो यहाँ पे सामान लेने आना पड़ेगा, तो कितनी ज़्यादा परेशानी होगी किसी भी गृहिणी के लिए। इसी वजह से यही रीज़न है कि अब इसका प्रयोग नहीं होता है। आई होप कि ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट हमें देखना है शाही किचन या रजवाड़ा किचन। शाही किचन या फिर रजवाड़ा किचन, इसे आप शाही किचन भी कहते हैं, इसे आप रजवाड़ा किचन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी बड़े स्थान पर होता है और इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में नहीं होता है। ये बड़े बड़े होटल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग घर में नहीं होता है, होटलों में इसका प्रयोग होता है, और ये इसमें स्थान ज़्यादा लगता है, स्थान ज़्यादा लगता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो शाही किचन है, रजवाड़ा, इसी को रजवाड़ा किचन भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका प्रयोग घर में नहीं होता है, और इसका प्रयोग होता कहाँ पे है, किचन, इसका प्रयोग होटलों में होता है, और इसमें स्थान बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें होता क्या है कि मान लो ये आपकी रसोई हो गई है, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसमें सारी चीज़ें आपकी अलग होंगी। ये मान लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सामान रखा जाता है, यहाँ पे सामान को कट किया जाता है, यहाँ पे सामान को धुला जाता है, फिर सामान मान लो यहाँ पे क्या किया जाता है, बनाने का काम यहाँ पे किया जाता है, फिर आपका सजाने का काम यहाँ पे किया जाता है, और वेटर को दिया जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा काम लगता है। तो ये पॉइंट को भी आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, जो शाही किचन है जिसे रजवाड़ा किचन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, स्थान बहुत ज़्यादा लगता है। इसका प्रयोग घरों में नहीं होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना है होटलों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग हम घर पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर बहुत अमाउंट में, आपको ज़्यादा अमाउंट में बनाना है खाना, तब इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे सामान को रखने का अलग जगह, काटने की अलग जगह, धुलाई करने की अलग, बनाने की अलग, सजाने की अलग, फिर ले जाने की अलग जगह यूज की जाती है। आई होप कि भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम। आयताकार रसोई क्या होता है, ये देखना है। आयताकार रसोई क्या होता है, आयताकार रसोई में भी सेम यही कंडीशन होता है। ये शाही या रजवाड़ा किचन की तरह ये भी होता है। ये कैसे होता है, ये शाही या फिर रजवाड़ा किचन की तरह ही होता है। इसमें भी सारी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आयताकार रसोई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे मैंने अभी शाही में बताया कि अलग जगह काटने का, अलग जगह रखने का, अलग जगह बनाने का, अलग जगह धुलने का, सेम कंडीशन इसमें भी होती है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अस्पताल में किया जाता है, हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे,
रेलवे स्टेशन, और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग अस्पतालों में किया जाता है, रेलवे स्टेशन में किया जाता है इसका प्रयोग। यही आपका कहलाता है आयताकार रसोई। अगला एक रसोई और है आपका कियोस्क रसोई। कियोस्क रसोई क्या होता है? जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए उसे ही कियोस्क रसोई कहते हैं। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे आप ले जा सकते हैं। चलता फिरता रसोई घर कहलाता है। ये क्या होता है? चलता फिरता रसोई घर। चलता फिरता रसोई घर ही क्या कहलाता है? आपका कियोस्क रसोई कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आइसक्रीम वाले को देखा होगा, आपने गिमटियों को देखा होगा, तो उसी टाइप का ये भी रसोई घर होता है। अगला हम देखेंगे तो आपका 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे, नक्शा वाला और ये क्या है, रसोई घर के प्रकार को देख लिया हमने। अब हम देखेंगे पर्दे के टाइप को, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्दे के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र को। तो आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका पर्दा। एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कल की क्लास में हम देखेंगे मैराथन क्लास होगी, तो कल की क्लास आपको टेक्सटाइल की मिलने वाली है। कल की क्लास में आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो छपाई है, प्रिंटिंग है, फिनिशिंग कुछ टाइप के हैं, रॉ मटेरियल है, इन सारी चीज़ों के बारे में कल का हमारा जो मैराथन का क्लास होगा टेक्सटाइल का, उस पर डिस्कस होगा। तो ढेर सारे लोग आइएगा देखने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रॉ मटेरियल है, जो एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें, जो फिनिशिंग दी जाती है, परिसज्जा जो है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास आपकी टेक्सटाइल की होगी। उसके बाद फिर न्यूट्रिशन साइंस की होगी, बिटवीन B5 से लेकर जो बिटवीन D के कुछ पार्ट को हम देखेंगे, बिटवीन C के कुछ पार्ट को देखेंगे और बिटवीन E की कुछ पार्ट को देखेंगे। तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्दा। पर्दा को हमें देखना है, पर्दा हम क्यों लगाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पर्दा आप क्यों लगाते हैं, तो गोपनीयता के लिए, एकांतता के लिए पर्दे का यूज किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, धूल मिट्टी धूप से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए आप पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। सौंदर्यवर्धन मतलब सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, उपयोगिता के लिए, कुछ छुपाना हो, जैसे अगर कहीं पे भी कुछ हमारे घर में प्रॉब्लम है, मान लो दीवार में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा सामान रखा है जो हम दिखाना नहीं चाहते लोगों को, तो वहाँ पे हम पर्दे का यूज कर लेते हैं। कुछ छुपाने के लिए, विविधता के लिए, मनोभाव के लिए हम क्या करते हैं, पर्दे का यूज करते हैं। हम यहाँ पे टाइप को देखेंगे, क्योंकि टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका यहाँ पे ड्रेपरी क्या होता है। ड्रेपरी क्या होता है? पर्दे के ऊपर अलग से लगाया जाता है। मान लो कि ये आपका पर्दा हो गया, बहुत बड़ा बन गया ना, ये क्या है आपका गेट है, ये पर्दा हो गया। गेट से ज़्यादा चौड़ा पर्दा रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के लिए हम देख रहे हैं। ये आपका पर्दा हो गया, और यहाँ पे जो अलग से एक लड़ी लग गई, लड़ी मोतियों की लग गई, किसी भी चीज़ की चमकीला कोई लग गया, यही क्या होता है, ड्रेपरी होता है। ड्रेपरी क्या होता है? पर्दे के ऊपर अलग से लगाया गया कपड़ा, सजावटी चीज़ है या कपड़ा है। आपने पहले एक पर्दा लगाया है, उसके ऊपर से एक अलग से कपड़ा जैसे मोतियों की लड़ी लगा दी, वही क्या कहलाता है, ड्रेपरी कहलाता है। मैंने समझा दिया ना, अब शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। ड्रेपरी क्या होता है, ड्रेपरी क्या है, तो आपको बताना है कि मान लो कि, फिर से एक बार मैं समझा दूँ यहाँ पे, मान लो कि ये आपका गेट है, यहाँ पे आपका पर्दा लगा हुआ है, ये हो गया आपका पर्दा,
ये पर्दा है। अब ऊपर से इसको जो हम सजावट के रूप में यहाँ पे मान लो मोती की लड़ी लगा दिया हमने, या फिर लंबाई में हम मोतियों की लड़ी लगा देते हैं, कुछ चमकीला लगा देते हैं, सितारा लगा देते हैं, कोई सजावटी कपड़ा ऊपर से लगा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही ड्रेपरी कहलाता है। इस कहने का मतलब है ये पर्दे के ऊपर से लगाया जाता है। ड्रेपरी क्या है तो आपको बताना है, पर्दे के ऊपर से लगाया जाता है, पर्दे की सुंदरता के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पर्दे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ड्रेपरी मोतियों की लड़ी होती है, या फिर चमकीला होता है, सितारा होता है, या सजावटी कपड़ा होता है, जो कि पर्दे के ऊपर से पर्दे की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। बस इतना ही आपको लर्न करना है, इतना ही जानना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। ड्रेपरी आपके समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखना है, कार्निश क्या होता है। कार्निश क्या होता है तो आपको बताना है, यह लकड़ी या प्लास्टिक किसी भी चीज़ का सुंदर अलंकृत आकृति है। यह क्या है, लकड़ी की या फिर प्लास्टिक की सुंदर अलंकृत आकृति होती है। आकृति है, और इसे कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पर हमने पर्दा बांधा था, जहाँ पर पाइप लगाया जाता है को, जो मान लो इसको मैं फिगर बना के बता देती हूँ आप लोगों को। ये हो गया आपका पर्दा, और यहाँ पे जो ये डंडी लगी है ना, ये पाइप लगी है। इसी पाइप को छुपाने के लिए आप लकड़ी या प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को, लकड़ी के प्लास्टिक के सुंदर अलंकृत आकृति को लगा देते हैं। किसको छुपाने के लिए, तो आपको यहाँ पे बताना, पाइप लगाया जाता। पाइप ना दिखे, पाइप दिखता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो पाइप है, ये जो पाइप लगा है ना, पाइप ना दिखे, पाइप ना दिखे, छल्ले जो लगे होते हैं, छल्ले ना दिखे, तार ना दिखे, इन चीज़ों को छिपाने के लिए जो लगाया जाता है वो कर्निश होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्निश जो है वो क्या है, तो आपको बताना है जो कर्निश होता है ये प्लास्टिक का, लकड़ी का सुंदर अलंकृत आकृति होती है, और इसे क्यों लगाया जाता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है, जो हम गेट पर हमारे पर्दे लगते हैं, पाइप में पर्दे लगते हैं, आपने देखा है, उस पाइप को छिपाने के लिए जो अलंकृत सुंदर आकृति का लगाया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, कर्निश कहते हैं। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ये पाइप लगा है, यहाँ से आपने इसको बांधा है, अपने कर्टन को यहाँ से बांधा है, और इसको छिपाने के लिए आप किसी भी डिज़ाइन का, प्लास्टिक का भी हो सकता है और वो लकड़ी का भी हो सकता है, सुंदर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, अलंकृत लगे, लोगों का ध्यान पर्दे पर या फिर वहाँ पे जहाँ से लगा है वहाँ पे ना दिखकर उस अलंकृत जो चीज़ लगी हुई है, वस्तु लगी हुई है, उस पर जाए। ये पहले के ज़माने में जो घर बनते थे ना, वहाँ पे ये पहले से ही लगा हुआ होता है। अब तो जो है बाहर से भी लगने के लिए आने लगे, लेकिन पहले के ज़माने में अगर किसी का बहुत ज़्यादा पुराना घर होगा तो आपने देखा होगा कि गेट के ऊपर ऐसे ना ज़्यादातर मोर के डिज़ाइन के ऐसे बने रहते थे, पक्षियों के डिज़ाइन के ऐसे यहाँ पे बने रहते थे, या फिर राजा रानी, ढोलक बजाता हुआ इंसान, कुछ भी बना हुआ होता है। जो बहुत ज़्यादा पुराना घर होगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कर्निश क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। ड्रेपरी आपने पढ़ा, ड्रेपरी क्या होता है, सजावटी सुंदर कपड़ा होता है या फिर लड़ियाँ होती हैं। कर्निश क्या होता है, प्लास्टिक का, लकड़ी का बना हुआ होता है, जो आप पाइप, छल्ले, तार को छुपाने के लिए लगाते हैं। अगला चीज़ है आपका ब्लाइंड वेनिस। ब्लाइंड वेनिस ये तीसरी पॉइंट है। ये क्या है तो आपको बताना है, इसको वेनिसियल ब्लाइंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेनिसियल ब्लाइंड। वेनिसियल ब्लाइंड भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पे यूज किया जाता है तो आपको बताना है, ये ऑफिस वगैरह में इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, इस टाइप का पर्दा आपने देखा होगा, ये यहाँ पे क्या होता है, पट्टियों की तरह लगा हुआ होता है। ये लकड़ी का भी होता है, ये कांच का भी होता है, और साइड से क्या होता है, यहाँ पे रस्सी लगा हुआ होता है। जब रस्सी को खींचा जाता है यहाँ से जब रस्सी को खींचा जाता है तो एक एक करके अपने आप फोल्ड होता चला जाता है, और जब यहाँ से रस्सी को छोड़ा जाता है तब क्या होता है, ये चीज़ें अपने आप फैल जाती हैं। तो ये पट्टियों वाला क्या होता है, पट्टियों वाला, ये कांच का भी हो सकता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है। ये इसे हम क्या कहते
कहते हैं? ब्लाइंड वेनिस कहते हैं। जब रस्सी को खींचा जाता है तो सारी ब्लेड क्या होती है? खुल जाती है ना। ये क्या होता है? ये ब्लेड होता है, प्लेट होता है एक तरीके से। ये लकड़ी का भी हो सकता है और कांच का भी हो सकता है। यही होता है आपका ब्लाइंड वेनिस होता है, जो कि ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत कम क्या होता है? घरों में देखने को मिलता है। ऑफिस में, रेस्टोरेंट में वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्लाइंड वेनिस है, जिसे वेनेशियल ब्लाइंड कहते हैं, ये किस टाइप का पर्दा होता है, तो आपको बताना है ये कांच का या फिर लकड़ी के ब्लेड से बना हुआ पर्दा तो नहीं कह सकते, बट ये पर्दा का ही प्रकार है। तो आपको बताना ये रस्सी से लगा हुआ होता है और जब रस्सी को खींचते हैं तो ये अपने आप ब्लेड एक के ऊपर एक फोल्ड होता चला जाता है और जब रस्सी को हम खोलते हैं तो अपने आप ही खुल जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आपको बताना है रेस्टोरेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग घरों पर नहीं किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ये कांच, ये जो ब्लेड बना है ना, ये कांच या लकड़ी का होता है और ये जो आप ऐसे पतली पतली देख रहे हैं ना, ये ब्लेड होता है। आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रकार देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे इसका। अगले टाइप में हमें देखना अपहोल्स्ट्री क्या होता है। ये अपहोल्स्ट्री पूछा गया है। अपहोल्स्ट्री क्या होता है? गद्देदार फर्नीचर का। आपने सोफ़ा, आप लोग अपने अपने घर का सोफ़ा देखिएगा, उसके ऊपर का जो कपड़ा लगा हुआ होता है वो मोटा गद्देदार होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अपहोल्स्ट्री कहते हैं। फर्नीचर के ऊपर लगा हुआ जो मोटा गद्देदार कपड़ा होता है उसी को आप अपहोल्स्ट्री कहते हो। आई होप कि ये क्लियर हो गई। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है जो अपहोल्स्ट्री है, ये क्या होता है? तो आपको बताना है जो अपहोल्स्ट्री है ये फर्नीचर को ढकने का एक कपड़ा होता है जो मोटा होता है, गद्देदार होता है, इसी को आप अपहोल्स्ट्री कहते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है सोफे का कवर। सोफे का कवर आप उठाकर देखिए, उसको छूकर देखिए, वो भारी होता है, मोटा होता है, गुलगुला होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को आप अपहोल्स्ट्री कहते हो। फर्नीचर ढकने का मोटा गुलगुला कपड़ा होता है। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला पॉइंट, स्वेगियम कास्केड क्या होता है? स्वेगियम कास्केड ये क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ आपको। बात करते हैं हम स्वेगियम कास्केट क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये मान लो ये गेट है, ये पर्दा है, मान लो आप, ये क्या है? ये आपका पर्दा है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का कुछ, सॉरी ये अच्छा नहीं बना है, फिर से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरी जो आर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं चीज़ों को बना नहीं पाती हूँ। आप लोग समझा करिए भाई। आपने देखा होगा ना इस टाइप का जो झालर होता है, एक तरह का ये क्या होता है? तिरछा झालर होता है। ये आपका पर्दा है। पर्दे के ऊपर से इस टाइप का झालर आपने देखा है, यहाँ पे रिबन से बांध देते हैं या फिर अच्छा गोटेदार जो कपड़ा होता है उससे बांध देते हैं या फिर पिन लगा दिया जाता है ना। इस टाइप का पर्दा आपने देखा होगा। इस टाइप का जो झालर होता है इस टाइप का होता है, ये पर्दा लगा हुआ होता है, यहाँ से बांध दिया जाता है या फिर पिन लगा दिया जाता है या फिर कुछ भी यहाँ पे कर दिया जाता है। तो क्या होता है, इसी टाइप का जो होता है ना उसी को क्या कहते हैं? स्वेगियम कास्केट कहते हैं। ये ऊपर से भी लगता है, ये क्या होता है? ऊपर से या फिर अलग से लगता है, ये अलग से भी लगता है या फिर पर्दे में ज्वाइन भी आता है। ये आपका पर्दा हो गया और पर्दे के ऊपर जो ये लगा हुआ होता है ये झालर नुमा होता है ऐसे ऐसे, और ये डिज़ाइन बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपने मंदिर में देखा भगवान जी के ये ऐसे इस टाइप के लगे हुए होते हैं, मंदिर में भी लगा होता है, घर में लगा हुआ था, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है। ऊपर से जो झालर नुमा तिरछा लगा होता है जिसमें रिबन से, पिन से या फिर गोटेदार कपड़े से बांध दिया जाता है किनारे किनारे और ऊपर से इसे झालर नुमा बना रहता है, उसी को आप क्या कहते हैं? स्वेग या कास्केट कहते हैं। ये ऊपर से भी लगता है और ज्वाइंट भी आता है।
बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं समझना है, बट आपको यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करना है कि है क्या। तो आपको जानना है स्वेगियम कास्केट क्या होता है, जो तिरछे झालर वाला आता है, जिसमें रिबन से या आलपिन से, जो डिजाइनर पिन होती हैं उससे, या फिर गोटेदार कपड़े से किनारे से बांध दिया जाता है और लटकता हुआ किनारे किनारे से नजर आता है, उसी को आप क्या कहते हैं, स्वेगियम कास्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हम अगला इसके प्रकार को देखेंगे, अगले टाइप को। आई होप कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। लैम्ब्रिक्विन क्या होता है, लैम्ब्रिक्विन। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है ये चीज़, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में होम मैनेजमेंट के, वहाँ पे पर्दे के टाइप को आप टाइप करिए, वहाँ पे सर्च कीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और वहाँ पे जो होगा बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा। तो बात करते हैं जो लैम्ब्रिक्विन होता है ना, लैम्ब्रिक्विन सेम स्वेग कास्केट की तरह होता है, बट यहाँ पे एक अंतर होता है। ये मान लो आपका पर्दा हो गया, ये क्या है, आपका पर्दा होता है। यहाँ पे जो ये लैम्ब्रिक्विन होता है ना, वो सीधा सीधा झालर होता है, ये भी झालर ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये सीधा झालर होता है। और जब अभी आपने स्वेगियम कास्केट को पढ़ा, जब ये स्वेग कास्केट में यहाँ पे लिख देती हूँ, दोनों में अंतर आपको समझ आ जाएगा। कास्केट, स्वेग कास्केट और ये लैम्ब्रिक्विन है, ये क्या है, ये जो सीधा झालर ऊपर से लगा है, जो पर्दे के सीधा झालर है, इसे आप क्या कहते हैं, लैम्ब्रिक्विन कहते हैं। बट जो यहाँ पे जो इस टाइप का आपने, ये मान लो ये आपका पर्दा है और पर्दे के ऊपर जो इस टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है, इस टाइप की डिज़ाइन का जो पर्दा बना हुआ है ना, यहाँ पे बंधा हुआ है आलपिन या फिर इसकी सहायता से, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप स्वेगियम कास्केट कहते हैं। तो झालर दोनों है, एक सीधा झालर है, एक तिरछा झालर है। तिरछे झालर को आप स्वेगियम कास्केट कहते हैं, सीधे झालर को आप लैम्ब्रिक्विन कहते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। तो मंडे की मैराथन क्लास देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, टेक्सटाइल की क्लास होगी, टेक्सटाइल का महा मैराथन होगा। चिक में, चिक क्या होता है, एक नेम हमें और अभी इसमें देखना है, चिक क्या होता है। तो आपको बताना है जो बांस या बेत की बनती है, आपने देखा होगा बांस या बेत की चटाइयाँ भी बनती है, जिस पे बैठकर पूजा वगैरह किया जाता है, और ये मठ या फिर मंदिरों में यूज किया जाता है। ये क्या है, एक टाइप का ये होता है, पर्दा ही होता है, लेकिन ये किसका बना हुआ होता है, तो आप क्या बताओगे, बांस या फिर बेत की पतली पतली, ये मान लो बांस है, इतना मोटा होता है ना, बांस इस टाइप का होता है, बीच में ये खोखला होता है उसके, तो ये जो होता है ना, ये इसको पतला पतला इसकी पाइप निकाल लेते हैं, पतली पतली फट्टी को इसके निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, ये मान लो ये इस टाइप का बना लेते हैं और यहाँ से धागे से ये बांध दिया जाता है, ये धागे से बांध दिया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है, इसका प्रयोग होता है मठों में, मंदिरों में इसका प्रयोग होता है। ये पतला पतला ऐसे इसको बना देते हैं, और यहाँ पे धागे की सहायता से इसे बांध दिया जाता है ताकि ये खुले ना। इसी को यूज करते हैं कहाँ पे, अगर जिसने रामायण देखा हो, सबने देखा होगा, जिसने नहीं सबने देखा होगा रामायण, वहाँ पे आपने देखा था ना, सीता मैया बैठती थी ऐसे कुश वाले पे बना हुआ था, बांस व बेत का बना रहता वो, इसी टाइप से वो पर्दा भी यूज होता है। ये पर्दा नहीं होता बट पर्दे के टाइप में ही आता है। इसको आप क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। ये किसका बना हुआ होता है, बांस या बेत का बना हुआ होता है, धागे की सहायता से बांधा जाता है और इसका प्रयोग मठ या मंदिरों में होता है। घरों में आप इसका प्रयोग नहीं देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो पूजा वाली जो आसनी होती है ना, पूजा की जो छोटी सी आसनी होती है, यही आपके और हमारे घर में मिल सकती है। जो हम मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, आसनी पर जो बैठ के पूजा किया जाता है वही आसनी मिल जाएगी, बाकी ये पर्दा इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा किसी के घर में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट का पॉइंट जो है हमारा, आपके यहाँ पे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, रिवीजन हुआ 3 टॉपिक का। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से। कितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइव आई होती तो बात भी कर सकते हैं हम, है ना। अब हमें एक टॉपिक और देखना है। मैं अब लाइव जल्दी ही आने लगूंगी, सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो अब लास्ट का पॉइंट हमें देखना पारिवारिक जीवन चक्र, जो कि आप लोगों को वहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन था। तो आप देखते हैं। अब हम देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। मैं एक बार लास्ट बार फिर आप लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो सारा होम साइंस एजुकेशन है इसकी फैमिली लंबी हो सके, चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से मिल सके। और फ्री क्लास ही मैं चलाऊँगी, चीज़ों को आपको इतना अच्छा दे रही हूँ मैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप भी मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो आप क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे हमारी क्लास में आके जुड़ सके, हमारी फैमिली थोड़ी सी लंबी हो सके, चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिल सके, अच्छी मिल सके, और भी डीप नॉलेज आपको मैं दे सकूं। बट जब आप मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाएंगे, आगे मैं करने की और ज़्यादा कोशिश कर सकूंगी, तभी तो मुझे भी तो कुछ चाहिए आप लोगों से। देखिए यहाँ पे वो कहने की बात नहीं होती है कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के ज़माने में सबको कुछ ना कुछ चाहिए सबसे। जैसे आपको मुझसे अच्छा नॉलेज चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वैसे आपसे मुझे मैं ये अपेक्षा करूँगी आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि अपनी फैमिली ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े, मैं और अच्छे तरीके से कार्य कर सकूं। तो जैसे आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, वैसे मैं आप लोगों से उम्मीद रखूँगी, और मेरा रखने का हक भी है। सो आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र में आपको 3 पॉइंट को देखना है। प्रारंभिक अवस्था देखना है, विस्तार की अवस्था देखना है, और संकुचित अवस्था देखना है। ये 3 अवस्थाएं आपको देखनी है। क्या देखना है आपको? प्रारंभिक अवस्था देखना है। दूसरा आपको देखना है विस्तार की अवस्था, और तीसरा जो पॉइंट आपको देखना है वो क्या है? संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था ये क्या होता है? पारिवारिक जीवन चक्र है क्या? पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे मान लो कि ये क्या है? ये एक लड़का है, ये क्या है? एक लड़की है। नहीं, ये लड़का बड़ा होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो ये लड़का है, ये लड़की है। सॉरी। इन दोनों की जब शादी होती है, दोनों अलग अलग फैमिली से होते हैं। दोनों का क्या होता है? दोनों की शादियां होती हैं, और शादी होने के बाद ही किसी का परिवार बनता है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई रहती है, तब तक आप अपने खुद के परिवार में नहीं रहते, अपने परिवार में नहीं रहते। आप या तो अपने मम्मी पापा के परिवार में भाई बहन के साथ रहते हो। बट जब आपकी शादी हो जाती है, तब आपका अपना एक खुद परिवार बन जाता है, परिवार का निर्माण होता है। एक लड़के और एक लड़के की शादी होती है। शादी के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है? उनका भी परिवार बड़ा हो जाता है। शादियां शुरू होती हैं 2 जने से, लड़की और लड़के से, फिर उनका परिवार बढ़ता है। परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे की शादी विवाह करते हैं। उसके बाद की अवस्था जो होती है, यहाँ पे 2 जने थे, 2 से 4 हुए। अब एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जहाँ से इन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी थी, 2 जने से लाइफ शुरू हुई थी, और 2 जने पे ही लास्ट में आकर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये जो बीच के स्टेज में जो विस्तार की अवस्था में बच्चे आए थे इनके, ये भी अपनी अपनी लाइफ को अलग अलग ले जाकर सेटल कर लेंगे। उनका भी शादी विवाह हो जाएगा, उनकी भी अपनी एक खुद की फैमिली बन जाएगी। तो ये बात है, समझ में आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसे आप प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में दो लोग होते हैं, एक लड़की एक लड़का, उनकी शादी होती है। उस टाइम पे क्या होता है? इनके पास समय बहुत ज़्यादा रहता है, धन अच्छा रहता है, इनके पास सारी सुविधाएं होती हैं इनके पास। तो आपसे यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस स्टेज में ज़्यादा समय की मांग ज़्यादा होती है, धन की मांग ज़्यादा होती है, समय की मांग कम होती है, या धन की मांग कम होती है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो इनकी प्रारंभिक अवस्था है ना, ये इनकी प्रारंभिक अवस्था, और ये इनकी विस्तार की अवस्था है, और ये फिर ये क्या है? संकुचित अवस्था है। तीनों अवस्थाओं को आप समझेंगे। प्रारंभिक अवस्था में भी 2 जने ही रहते हैं,
बट वहाँ पे अभी जो प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ पे इनकी फैमिली के ग्रो करने का टाइम है, इनकी फैमिली डेवलप होगी। बट जो लास्ट की स्टेज होती है, जो संकुचित अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, 2 जने इसमें भी रहते हैं, लड़की और लड़का, वही जो माँ बाप हैं वही रहते हैं। बट इस स्टेज में क्या होता है, ये सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। अब इनको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना होता है, जो इन्हें अचीव करना था, जो इनका गोल था, इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इन्होंने वो चीज़ों को गेन कर लिया है। अब इनको सिर्फ क्या करना है, आराम से बैठना। इनके पास फुल टाइम रहता है, फुल धन रहता है, सबके पास नहीं होता है, ये सही बात है। आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सबके पास धन रहता है स्टार्टिंग में भी या लास्ट में भी, तो नहीं। बट जो एक एग्ज़ाम, जो एक बुक में जो हमें पढ़ना था, वो मैं बुक का बता रही हूँ। बुक की बात जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप अपना ना यहाँ पे निजी जीवन लेके मत चलिएगा, व्यक्तिगत जीवन को आप मत लाइएगा यहाँ पे, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्योंकि जिनकी शादी हुई होगी, जिनकी फैमिली थोड़ी सी गरीब है, वो लोग इस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से जानते हैं कि क्या शादी के बाद धन और टाइम बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद लोगों के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन या टाइम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी की लाइफ तो पूरे पैसे कमाने के चक्कर में पूरी की पूरी लाइफ चली जाती है, तो ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। आप अपने यहाँ पे पर्सनल लाइफ को मत लाइएगा इस जगह पे आप बस जो हमें बुक में दिया गया है, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, उसे हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आप यहाँ पे एक बार अपने आप पर्सनल लाइफ से अलग हटकर किताबी दुनिया में आ जाइए, तब चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आएंगी। तो बात करते हैं हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है ना, जिसे आप प्रारंभिक अवस्था कहते हो, इसमें ये माना गया है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, लड़के और लड़की होती है, दोनों की सिर्फ शादी हुई रहती है, इनके पास कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चा नहीं है, ये अपना अकेले लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब इनके पास यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे इनके पास पर्याप्त टाइम होता है, पर्याप्त टाइम और धन, मतलब फुल मात्रा में इनके पास धन है और इनके पास समय है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेज में धन और समय पर्याप्त मात्रा में होती है, तो आपको बताना है प्रारंभिक अवस्था में होती है। प्रारंभिक अवस्था किस किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक समांजस्य और समायोजन की अवस्था है। ये क्या है? सामंजस्य की अवस्था है और ये समायोजन की अवस्था है। समायोजन, अभी मैं देखिएगा इतने ही पॉइंट में आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। सामंजस्य या समायोजन की अवस्था इसे क्यों कहते हैं, ये भी समझना जरूरी है। आप लोगों ने देखा बहुत लोगों की, आपके जो भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो जिनकी शादी हुई होगी ना, उनको इस चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होगा कि कैसे सामंजस्य या समायोजन की अवस्था इसे क्यों कहा गया है। तो लड़की जो रहती है वो अलग फैमिली की, लड़का अलग फैमिली का। लड़की को यहाँ पे लड़के के घर आकर बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पे जो पति पत्नी होते हैं, जो लड़के और लड़के की जो शादी होती है, जो एक जो है कपल बन गए हैं, उनको एक दूसरे की चीज़ों को समझने में, जानने में एक दूसरे को टाइम लगता है, उनको सामंजस्य करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लड़के में गलत होती हैं, लड़की उसको सही करने की कोशिश करती है, सही नहीं होता है तो भी वो उसके साथ समायोजन एडजस्ट करने की कोशिश करती है, फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करती है, फैमिली के हिसाब से रहने की कोशिश करती है। उसी हिसाब से लड़के की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है, वो लड़के के हिसाब से रहने की कोशिश करता है, उसको लड़कियों में भी कई कमी होती है, उसको समझने की कोशिश करता है कि किस हिसाब से इसे हैंडल किया जाए या किस हिसाब से कहाँ पे उसे झुकने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसे समायोजन करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? समायोजन की अवस्था या सामंजस्य की अवस्था कहा गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि जो प्रारंभिक अवस्था है इसे प्राथमिक अवस्था भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? प्राथमिक अवस्था, सामंजस्य की अवस्था, समायोजन की अवस्था। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे समय और धन पर्याप्त मात्रा में होता है, बस चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। विस्तार की जो अवस्था होती है, इसमें आपके साथ आपके 2 बच्चे भी हो गए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे भी आ गए। अब क्या है, जो आपका टाइम है वो तो बट गया, धन भी आपके बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में समय और धन की मांग सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको बताना है विस्तार की अवस्था में, क्योंकि इस टाइम पे इनका परिवार लंबा हो चुका होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके हेल्थ के केयर करना, उनको आगे से आगे उनकी लाइफ आगे से आगे अच्छी हो, इसके बारे में ध्यान रखना। इसे विस्तार की अवस्था कहते हैं। इसमें 2 से 4 हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसाय, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विद्यालय शिक्षा, सारी चीज़ें। जब तक घर का पहला बच्चा घर त्याग कर घर से बाहर नहीं चला जाता है, तब तक जो है विस्तार की अवस्था रहती है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्तार की अवस्था कब तक रहती है, कब से कब तक, तो आपको बताना है बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, व्यवसाय, उसका कॉलेज, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसकी शादी आ जाती है। शादी के बाद जब पहला बच्चा, घर का जो पहला बच्चा होता है, बड़ा बेटा होता है या बच्ची होती है, जब वो अपना घर छोड़कर कहीं और सेटल हो जाती है, तब तक की अवस्था क्या होती है? विस्तार की अवस्था। विस्तार की अवस्था में बताना है बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शादी तक, बड़े बच्चे के सेटल होने तक। बड़ा बच्चा जब घर से बाहर जाकर कहीं और सेटल हो जाता है, तब तक की जो अवस्था होती है विस्तार की अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो संकुचित अवस्था होती है। अब संकुचित अवस्था में क्या होगा? आपके सारे बच्चे बड़े हो गए, सबकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, शिक्षा सबको दे दिया आपने, सबका व्यवसाय हो गया, शादी हो गई, बड़ा बच्चा आपका जाकर सेटल हो गया। यहाँ तक का जो है वो है विस्तार की अवस्था। अब उसके बाद की जो स्टेज बचती है वो संकुचित अवस्था है। संकुचित अवस्था में क्या होता है? घर का जो सबसे छोटा बच्चा है, आपके घर का जो सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बच्चा जब सेटल हो जाता है, घर छोड़कर कहीं और जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है, तब से क्या होता, मतलब ये जो संकुचित अवस्था है ना, तब तक की होती है। घर का छोटा बच्चा भी परिवार को त्याग करके कहीं और चला जाए और सेटल हो जाए, यही स्टेज कहलाती है आपकी संकुचित अवस्था। जब सबसे घर का जब छोटा बच्चा भी घर को छोड़कर चला गया है, सेटल हो गया कहीं और बाहर जाकर, तब कौन बचा है? तब ये दो जने बचे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ भी गजब कमाल की है। देख लीजिए आप लोग, आज हम यहाँ पे अपनी रियल लाइफ को पढ़ रहे हैं। हम किताब नहीं पढ़ रहे, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे, हम अपना टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम अपनी रियल लाइफ को पढ़ रहे हैं कि हमारी शादी होती है, दो जने, मतलब एक लड़की की शादी होती है, उसका परिवार बनता है, बच्चे आते हैं उसकी लाइफ में, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, शादी ब्याह करना, उनको भी सेटल कर देना। उसके बाद क्या बचता है लाइफ में? दो जने ने लाइफ स्टार्ट करी और लास्ट में दो जने ही लाइफ में बचते हैं। देख लीजिए, कोई भी साथ नहीं देता यार, कोई भी साथ नहीं देता ज़िंदगी में। अगर आप अपने पैर पर खड़े हो तब तो आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी है। अगर आप किसी और के भरोसे हो ना, तो आपकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो बहुत ही बुरी है, बहुत 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 बुरी है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करें कि अपने पैर पर खड़ी हो जाएं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, बल्कि आप आगे बढ़कर किसी और की हेल्प कर सकें, उसके मुसीबत में काम आ सके। आपको इस लायक बनना है। हर लड़की से मैं यही उम्मीद करूँगी। मैं चाहती हूँ कि हर जो भी लड़कियाँ हैं वो प्लीज़ अपने पैर पर खड़ा हो, अपने दम पर हम जीना सीखें। हम क्यों किसी के ऊपर, क्यों किसी के भरोसे हम बैठें? ओके, तो अगर चीज़ें क्या हैं, अगर आप खुद कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और डर कर कभी नैया पार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जंग जीत जाएंगे। वो कोई भी जंग हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, आपकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता। आप कितने पावरफुल हो ये सामने वाले जज नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को अपने से ज़्यादा, मतलब आप अपने आप को जितना ज़्यादा जानते हो उतना ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। तो अपने आप को पावरफुल बनाओ अंदर से। बाहर से कुछ भी हो, बाहर से आपको लोग कुछ भी समझे, अच्छा समझे या बुरा समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है हम वो करेंगे। चाहे आपकी फैमिली वाले ही आपको क्यों ना गलत समझने लगे, बट उसका आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि कभी कभी ना परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि आपके घर वाले ही आपको गलत समझने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं ज़िंदगी में। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, जो आपके घर वाले भी नहीं साथ दे रहे ना, वो भी आपको बोलेंगे कि मैंने इनको सपोर्ट किया है, चाहे वो करें या ना करें, लेकिन आपको उनकी बुराई नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। आपको इतना मेहनत करना है कि जितना लोग सोचे नहीं ना, उससे भी आगे जाना है आपको। सो यही टाइम है, हमें मेहनत करना है, एक दूसरे का साथ देना है। ओके, ज़िंदगी ना अगर देखी जाए तो बहुत छोटी है, और अगर एक तरीके से देखी जाए तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो हमें अपने दम पर जीना है, किसी और के दम पर नहीं जीना है। ओके, बहुत ज़्यादा बात हो गई आज। टॉपिक ही ऐसा आ गया कि मन कहा कि आप लोगों से कुछ बोलूं,
कुछ बात की जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहाँ थी, मेरा माइंड चला गया कहीं और। तो बात करते हैं संकुचित अवस्था। मैंने बोला कि जो संकुचित अवस्था होती है ना, जब घर का छोटा बच्चा भी घर छोड़कर बाहर चला जाए, बाहर सेटल हो जाए, तो वही अवस्था आपकी संकुचित अवस्था कहलाती है। और जब जैसे ही आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी शुरू में 2 जने से, वही 2 जने लास्ट में भी बचते हैं। तो इस टाइम पे आपके पास पैसा भी कहा जाता है ऐसा, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। आपको जो चीज़ पढ़नी है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। कहा जाता है ऐसा, किताबी लैंग्वेज है ये, किताब में ऐसा दिया गया है, बुक्स में ऐसे हैं तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। बट रियल लाइफ में सबके साथ ऐसा नहीं है। मैं रियल लाइफ में नहीं बोलूँगी कि सबके साथ ऐसा है, बट जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस टाइप से हम चलेंगे। हम रियल लाइफ को नहीं लाएंगे यहाँ पे। कहा जाता है कि यहाँ पे पैसा भी खूब होता है और समय भी क्या होता है, खूब होता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, आपने अपने दादा वगैरह को देखा होगा, वो क्या करते हैं, समाज सेवा का काम करने लगते हैं। समाज मंदिरों में जाने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, समाज सेवा का काम करने लगते हैं। जो उनके पास पैसे होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी करें वो, है ना, मतलब अच्छे काम, धर्म का काम करने लगते हैं इस स्टेज में आते आते। सो यही तक है, यही तक का है आज आपका क्लास। सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। शायद कल तक मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी सुधार आ जाए। आज मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, फिर भी आपका एग्ज़ाम इतना पास है तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने क्लास लिया। और आप मेरी आवाज़ देखकर या मुझे देखकर आप पहचान सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। सो कोई बात नहीं, कल तक मैं दवा वगैरह ले रही हूँ, कल तक मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी, उम्मीद है। तो कल हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ेंगे, क्लास ले सकूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वीकनेस फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोगों को जो पढ़ाई हूँ अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम पास में है, एग्ज़ाम को गेन करिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन आए अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। सो थैंक यू। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।